आइए एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आप कभी भी दुनिया में फिगर बनाने जाते हैं तो नाइन्थ क्लास का ही टॉपिक था, उसमें हमने बताया था यूक्लिड के बारे में, जिसमें यूक्लिड ने कहा था कि अगर कोई भी आप चित्र बनाने का प्रयास करते हैं तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला चीज़ होता है कि एक सरफेस होना चाहिए, एक सतह होनी चाहिए जिस पर आप चित्र बनाएंगे। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए जिससे आप चित्र बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मार्कर हो सकता है, आपका कोई पेंसिल हो सकता है, या फिर आपका चौक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे कि वहाँ पर चित्र अंकित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप इन दोनों को टच कराइएगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या बन के आता है भाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे ही, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बोर्ड है और ये मेरा एक लिखने वाला है, जैसे ही हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ पर एक डिजाइन बन के तैयार होता है। इसे ही कहा था पॉइंट, यानी कि बिंदु। आज तक इसकी कोई परिभाषा नहीं दिया है, तो हम कहाँ से देंगे। बिंदु की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। ऐसे अगर बचपन में समझाना है तो आप बता सकते हैं कि जिसकी लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। लेकिन भाई नैनो टेक्नोलॉजी की बात है, इसको अगर जूम करके अगर हम देखें तो आप कहीं ना कहीं इसकी लंबाई और चौड़ाई को बता पाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ये सटीक परिभाषा होगी? बोले नहीं, ये सटीक परिभाषा हो ही नहीं सकती है। तो अब देखिए, जब भी आप इसको कांटेक्ट में लाए तो आपको मिला बिंदु यानी पॉइंट। और पॉइंट बहुत सारे जब आपस में रिलेट करते हैं, जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट जब आपस में ऐसे बहुत सट सट के आपस में जुड़ेंगे तो एक यहाँ पर लाइन यानी कि रेखा का निर्माण करेंगे। रेखा, चूंकि ये अनंत की ओर जा रहा है इसीलिए हम यहाँ पर एरो का चिन्ह लगा देते हैं। ये सब आपने नाइन्थ क्लास में सीख रखा है। देखिए भाई, अगर ये जब दोनों रेखाएं, मतलब कोई भी एक रेखा है, ऐसे ही एक और रेखा आप खींचिए, एक और रेखा खींचिए, कम से कम आप तीन रेखाएं आपको खींचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको बनाना है यहाँ पर बंद आकृति। एक रेखा यदि हम खींचते हैं तो ऐसे में बंद आकृति का निर्माण नहीं होगा, तो आपको एक और रेखा खींचनी पड़ेगी। मान लीजिए कि एक और रेखा हमने खींचा जो कि दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी बंद आकृति का निर्माण नहीं हुआ है। फिर हमें एक और रेखा खींचनी पड़ेगी। और जैसे ही तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बंद आकृति यानी बॉन्डेड रीजन का यहाँ पर शेप बन रहा है। यही बंद आकृति जिसको हम आगे चलकर एक नया नाम, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारी बंद आकृतियां जब आप बनाएंगे तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुभुज। बहुभुज, क्योंकि ये बंद आकृति का जो निर्माण हुआ है सरल रेखा के आपस में मिलने के बाद हुआ है, इसीलिए इसको आप बहुभुज कहिएगा। हालांकि रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, स्पष्ट रहे आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रेखा होती है जो कि सीधी होती है, जिसको सीधी सरल रेखा कहते हैं। और एक रेखा जो होती है जो कि आप ऐसे कोई वक्र टाइप से आपने खींच दिया, कर्व लाइन, ये एक वक्र रेखा होती है। वक्र वक्र रेखा से यदि किसी को बनाना है, कोई चित्र बनाना है, तो आप वृत्त बना सकते हैं, आप दीर्घ वृत्त की आकृति बना सकते हैं, आप इसी तरीका से अन्य भी कोई भी चित्र बना सकते हैं जो कि आपका यहाँ पर बाउंडेड रीजन ही है। आप ध्यान से देखिए, बंद आकृति ही है, लेकिन यह एक ऐसी बंद आकृति है जिसमें हम वक्र रेखा का प्रयोग किए हैं। हालांकि जो आज का जो टॉपिक है उसमें बंद आकृति के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें तो चर्चा करनी है सीधी सरल रेखा जब एक दूसरे को काटती है और उसके बाद एक बंद आकृति का निर्माण करती है, तो उसी के बारे में एक गहन अध्ययन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, जब भी बंद आकृति सीधी सरल रेखाओं के कटने से बनता है उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं बहुभुज। और बहुभुज की शुरुआत आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किससे हो रहा है, किससे हो रहा है। अगर इसको मैं काट के बाहर निकालूं तो ध्यान से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई दे रही है। और इस आकृति को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं भाई, त्रिभुज। हिंदी में बात करें तो इसको हम त्रिभुज से सूचित करते हैं, जबकि अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम लोग ट्राई एंगल के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इस पर हम स्पष्ट करा दें आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी कंफ्यूजन होता है कि त्रिभुज और ट्राइंगल में क्या समानता है, या फिर क्या इसमें कुछ आपको अलग अलग भी चीज़ें समझने में आती है। ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है त्रिभुज, और हमने अंग्रेजी में बात किया ट्राई एंगल। ट्राई एंगल, ध्यान से देखिए, इसका यदि संधि विच्छेद किया जाए तो आपको मिलेगा क्या भाई, त्रि, अब प्लस में भुज। अगर इसको भी यदि हम तोड़ें तो यहाँ पर आपको दो शब्द, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शब्द का नाम क्या है, यहाँ पर ट्राई प्लस एंगल। ट्राई जो वर्ड है आप देख रहे हैं प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है। देखिए, कभी भी किसी की भी मात्रा यदि बतानी होती है तो कुछ हम प्रीफिक्स के रूप में साइंटिफिक टर्म में इसका कुछ नेम लिखते हैं। जैसे अगर किसी की एक मात्रा बतानी है तो हम उसमें मोनो शब्द का प्रयोग कर लेते हैं।
दो लिखना है तो उसको हम लोग डाई या फिर बाई शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तीन कभी मात्रा लिखनी है तो उसके लिए हम लोग ट्राई शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। चार यदि किसी की मात्रा लिखनी है तो उसके लिए हम लोग या तो टेट्रा या फिर उसके लिए क्वाड शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरीका से पांच यदि शब्द आता है, अगर उस संख्यात्मक रूप से मान आता है, उसको यदि व्यक्त करना होता है तो हम यहाँ पर पेंटा वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरीका से अगर 6 आता है तो उसको हम लोग हेक्सा वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। 7 आता है, मात्रा अगर किसी की बतानी होती है तो उसको हम या तो हेप्टा या फिर इसी को हम लोग सेप्टा वर्ड से भी सूचित कर लेते हैं। यदि हम बात करें कि किसी की मात्रा 8 है तो उसको हम लोग ऑक्टा वर्ड से सूचित करते हैं। किसी की मात्रा 9 है तो उसको हम लोग नौना वर्ड से सूचित करते हैं। किसी की मात्रा यदि 10 है तो उसको हम लोग डेका वर्ड से सूचित कर लेते हैं। इसी तरीका से आप 11 रहेगा तो अनडेका, 12 रहेगा तो टू डेका, 13 रहेगा तो ट्राई डेका। इस तरीका से आगे की ओर बढ़ते हुए आप काम कर सकते हैं। खैर, हमें बस ये ध्यान देना है कि ट्राई जो यहाँ पर आपका शब्द है ये कितनी मात्रा को बता रहा है भाई, तो यहाँ पर 3 मात्राओं को बता रहा है, 3 मात्रा को। और एंगल शब्द तो जग जाहिर है ना। एंगल जो शब्द है इसको तो आप हिंदी में क्या कहते हैं, कोण। ध्यान से देखिए, जब हम नामकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखे हैं भाई, त्रि। त्रि जो शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है। त्रि का अर्थ भी होता है क्या, 3। त्रि का अर्थ भी आप ध्यान से देखिए तो होता है 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसका नामकरण करते समय 3 को अगर इसी के हिसाब से नामकरण करना हो तो हम इसको त्रि शब्द तो लिख ही सकते हैं ना यहाँ पर। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर कोण शब्द है। इन दोनों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो आप एक शब्द का निर्माण कर सकते हैं जिसका नाम होगा त्रिकोण। त्रिकोण, किसी को समस्या? त्रिकोण एक शब्द आ गया। जबकि यहाँ पर एक शब्द हम देख रहे हैं क्या भाई, त्रिभुज। लेकिन कभी कभी हमें यह भी विचार करना होगा कि क्या त्रिभुज को अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो त्रिभुज शब्द को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, ये इसी तरीका से इसी स्टाइल में हम सजाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3 शब्द है इसको इस हिसाब से सजाने के लिए ट्राई शब्द का प्रयोग कर लिया जाए। और भुजा या फिर भुज जो शब्द है ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पर साइड नहीं लिख सकते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दें तो एक शब्द नया बन के तैयार होगा जिसको हम लोग नाम देंगे ट्राई साइड। ध्यान से देखिए, कहाँ त्रिभुज, कहाँ त्रिकोण, कहाँ ट्राई साइड और कहाँ ट्राइंगल। बाकी सारे लोगों को कंफ्यूज कर देगा। ये ऐसी बातें हैं जो कि सबको कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक बंद आकृति का निर्माण होता है उस समय आप यहाँ पर एक चीज गौर से देखिए कि जब आपने बंद आकृति का निर्माण किया 3 रेखाओं को आपस में कटाने के बाद, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जब 2 रेखाएं या फिर 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं और जब बंद आकृति का निर्माण करती हैं तो ध्यान से समझने योग्य बातें हैं। क्या बातें हैं, मैं यहाँ पर रेखा को आगे बढ़ा ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सब में एरो का चिन्ह भी लगा देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। बिल्कुल हमने यहाँ पर रेखा को ही आपस में कटाया है। जब रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटी हैं तो जिस बिंदु पर इसने एक दूसरे को काटा है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, तो अपने हिसाब से हम इसको कहते हैं भाई शीर्ष, या फिर इसी को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं अंग्रेजी में वर्टेक्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कुल कितने वर्टेक्स यानी शीर्ष मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। अगर कोई भी बंद आकृति हो उसके शीर्षों को आपस में जो जोड़ने या रेखा खंड होती है, आप देखिए यहाँ पर एक रेखा का एक खंड है जो शीर्षों को जोड़ रहा है, इसे ही हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, भुजा। भुजा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस आकृति में आप जो ये आकृति आपने बंद आकृति बनाई है इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे के सारे बिंदु क्या है, शीर्ष कहलाएंगे। 2 शीर्षों को आपस में जोड़ने वाली जो रेखा है उसको क्या कहा जाएगा भाई, तो यहाँ पर भुजा शब्द से हम सूचित करेंगे। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 3 भुजाएं आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए 3 शीर्ष भी हैं, 3 भुजाएं भी हैं। और ध्यान से देखिए तो अंदर में यहाँ पर एक कोण भी बन रहा है जिसको आप अंदर वाले कोण को अपनी भाषा में कहते हैं अंतःकोण। अंतः, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दूँ, जैसे मान लीजिए किसी को मैं आगे बढ़ा दूँ तो आप चाहें तो यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसको भी बढ़ा दीजिए तो यहाँ भी आप निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही इसको भी बढ़ा दिया जाए तो यहाँ भी आप कोण का निर्माण कर सकते हैं। जो बाहर में कोण बना है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, बाह्य कोण। बाह्य कोण। अंग्रेजी में बात करें तो अंदर वाले को हम लोग कहते हैं इंटीरियर
एंगल, और बाहर वाले को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है कि आप ध्यान से देखिए, चाहे अंतः कोण हो या बाह्य कोण हो, उसकी भी संख्यात्मक रूप समान कितनी आ रही है? 3 ही आ रही है। बड़ा विचित्र ज्ञान है इसमें। आप ध्यान से देखिए, कोण भी 3 ही बन रहा है, अंदर में या बाहर में। और शीर्षों की भी बात करें तो 3 ही दिखाई दे रहा है, और भुजा की भी बात करें तो यहाँ पर 3 ही दिखाई दे रहा है। अर्थात दुनिया का कोई भी आप त्रिभुज की आकृति को उठा लीजिए, कोई भी त्रिभुज की आकृति उठा लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि 3 ही अंतःकोण बनेंगे, 3 ही भुजाएं बनेंगी, 3 ही शीर्ष बनेंगे। अरे भाई, आप इसको कोई भी नाम दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप इसको मन करे तो कोण के आधार पर नाम दे दीजिए, त्रिकोण कह दीजिए या ट्राइंगल कह दीजिए। भुजा के आधार पर इसका नामकरण करना है तो इसको त्रिभुज कह दीजिए। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। एक यही मात्र एक ऐसा फिगर है जिसमें आप दो दो नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। यही कारण था कि आप जब 9th क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पर आपने त्रिभुज का वर्गीकरण सीखा होगा, और त्रिभुज का वर्गीकरण करते समय हम 2 आधार पर कर लेते हैं। एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और एक होता है आपका कोण के आधार पर, कोण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। 2 आधार पर हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर हम भुजा के आधार पर बात करें तो आप यहाँ से 3 प्रकार के त्रिभुज निकाल सकते हैं। कौन कौन भाई? तो सबसे पहला त्रिभुज होता है जिसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। एक यूनिक फिगर होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च कराने में आपका हेल्प करेगा। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो? बराबर हो। उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सम। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, उसको क्या कहेंगे? सम द्वि बाहु त्रिभुज, आइसोस्केलन ट्रायंगल। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं विषम, विषम बाहु। आप ध्यान से देखिए, सब में बाहु बाहु हमने प्रत्यय के रूप में लगाया है। बाहु मतलब होता है भुजा, ठीक है? इसे कहेंगे सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, हजारों भुजाओं वाला। इसी तरीका से बाहु जो शब्द है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लगाया है प्रत्यय के रूप में, बन गया विषम बाहु, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा का लंबाई आपस में बराबर न हो, उसको आप क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार से हमने वर्गीकरण कर दिया जिसको हमने भुजा के आधार पर बांटा है। क्या हम कोण के आधार पर नहीं बांट सकते? बोले बिल्कुल बना सकते हैं भाई। बंटवारा भी इसी तरीका से होना चाहिए, जैसे इसमें 3 घर बनाए हैं तो उसमें भी आपको 3 ही घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाई झगड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर यदि हम बनाएंगे तो सबसे पहले आप बनाइए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है कोई भी आप त्रिभुज की आकृति बना लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे कि जो इसके अंतः कोण होते हैं, अंदर में जो कोण बैठे हुए हैं, इनको यदि आपस में जोड़ दिया जाएगा तो आपको बचपन से ही मालूम है कि 180 डिग्री होता है। हालांकि हम इसको चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं। कभी समय मिलेगा तो आपको साबित करके भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल की बात बस इतना समझिए कि कोई ऐसा दुनिया का त्रिभुज है जिसमें से कोई एक कोण, कोई भी एक कोण हो सकता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री से, जैसे यही कोण मान लीजिए हमने लिख दिया, ये 90 डिग्री से क्या है भाई? बड़ा है। तो 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एक कोण यदि किसी भी त्रिभुज का दिखाई दे रहा है तो उस त्रिभुज का नाम आप कर सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरीका से यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा होगा कि जिसका एक कोण नहीं, तीनों का तीनों छोटा हो जाए, तीनों का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाए। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब क्या है? ये सारे कोण 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या नाम देंगे इसका? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब होता है भाई, न्यून कोण का मतलब होता है, अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एक होता है हमारा, इसको तो हमने अधिक कोण का नाम रखा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और इसका नाम क्या होगा? एक्यूट। छोटा आदमी क्यूट टाइप का होता है, इसीलिए इसका नाम रखा एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा इसमें हम बंटवारा करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर अभी तक चर्चा कर रहे हैं। कोई भी एक त्रिभुज आप उठा लीजिए, उसमें एक कोण को 90 डिग्री बना दीजिए, 90 डिग्री। तो आपको एक डिजाइन दिखाई देगा इस प्रकार के चित्र का, और यही चित्र होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इस प्रकार से यदि आप चाहें तो त्रिभुजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। त्रिभुज कुल मिलाकर आपको देखने को मिल रहे हैं 6 प्रकार के, लेकिन चूंकि 10वीं कक्षा की बात हो रही है और 10वीं कक्षा में एक ऐसा त्रिभुज है जो कि यूनिक फिगर के रूप में काम करेगा और एक अपनी दुनिया को ही सिलेक्ट कर देगा, अपनी एक अलग दुनिया बनाएगा, जिसका नाम है आपका समकोण त्रिभुज। आइए अब इसी पर हम चर्चा करेंगे और एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कोई भी समस्या यदि आपको उत्पन्न हो रही है तो आज के बाद उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है हमारा भाई किससे रिलेट करेगा, तो अब हमारा रिलेट करेगा सीधा का सीधा समकोण त्रिभुज से। इसी के आधार पर आपको एक चैप्टर का नाम मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करके एक बार देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर फिर से आप देखिए ट्राई शब्द का प्रयोग हमने किया है, फिर यहाँ पर देखिए गोनो, गोनो शब्द का प्रयोग किया है, फिर यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स शब्द का भी हमने प्रयोग किया है। तीनों का मीनिंग हम समझा देते हैं। ट्राई का मतलब होता है त्रि, कोणों का, गोनो का मतलब होता है कोण, इसका मतलब होगा कोण, इसका अर्थ है त्रि, और इसका जो अर्थ है मापन, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में कह देते हैं मिति। आपस में जोड़ दिया जाए तो इसको बोलेंगे त्रिकोण मिति, यानी कोणों का मापन हम तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब हम कोणों का मापन शुरू कर देते हैं तो यहीं से एक चैप्टर का निर्माण हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से समझिए, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमने अभी आपको कहा कि एक कोण जो होता है कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का। एक कोण यहाँ पर कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का। जरा गौर से ध्यान दीजिए, कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा अभाव रहता है। बच्चे अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि यार बताइए कि यहाँ पर 90 डिग्री का जो मान होगा, इसका डिजाइन बनाते समय यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, जबकि और भी कोई कोण बनाना है, जैसे मान लीजिए कि 120 डिग्री का ही कोण बनाना है, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का ही कोण बनाना है, यहाँ पर कुछ ऐसे हम लोग बनाते हैं, ऐसी आकृति देते हैं। इसमें अंतर क्या है, इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए, कभी भी आप कोण बनाते हैं, उसका मेजरमेंट करने जाते हैं या फिर कोण बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आप ध्यान से चित्र को समझिए, आप करते क्या हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप 60 डिग्री का कोण बनाइए, आपने बचपन से किया क्या है, आपने सबसे पहले एक रेखा खींची है, या फिर रेखाखंड जो भी आपने कहा, रेखाखंड आपने खींचा, एक बिंदु को आपने स्थिर कर दिया, यहीं से आपका एक था वहाँ पर प्रकाल, याद कीजिए। वहाँ से आप क्या करते थे ना कि ऐसे लेकर एक घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूमते थे। उसके बाद आप एक बार यही लंबाई को नापते हुए यहाँ पर कट करते थे और फिर इसको आपस में मिला देते थे, और तब कह देते थे कि देखिए भाई हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ पर आपने किया क्या है, ये क्या आपने खींचा है, इसको हम लोग कहते हैं चाप। हिंदी में बात किया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं चाप, या फिर अंग्रेजी में इसी को कहते हैं आर्क। यहाँ पर आप चाप खींचे हुए हैं, कौन सी दिशा में चले हैं भाई, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यदि आप चलिएगा तो कोण का मान आपने हमेशा यहाँ पर धनात्मक बनाया है, पॉजिटिव बनाया है। यही अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कोण का मान आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो कभी कभी आपको आगे चलकर परेशानी होगी, इसीलिए हम स्पष्ट करा दें, जैसे 60 डिग्री कभी प्लस में भी लिख सकता है, 60 डिग्री कभी माइनस में भी लिख सकता है, तो घबराना नहीं है। ये केवल डायरेक्शन बताया जा रहा है कि घड़ी की दिशा में घूमकर हम कोण बनाए हैं, कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमकर हमने चाप बनाया, उसके बाद हमने कोण का निर्माण किया। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस में, और घड़ी के दिशा में यदि घूम के चलेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, माइनस में। डेटा बस ये सूचित करता है, ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च करने के लिए आप 11th और 12th क्लास में जाएंगे, फिलहाल के लिए बस इतनी जानकारी आप दिमाग में रखें। तो ठीक है भाई, तो दुनिया का जितना भी कोण का आप निर्माण कर रहे हो उसमें चाप ही ना बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 120 डिग्री का कोण हो, 60 डिग्री का कोण हो, या फिर कोई भी कोण हो 90 डिग्री को छोड़कर, सब में हम चाप की ही लंबाई को ढूंढते हैं या फिर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर 90 डिग्री में ऐसा क्यों, 90 डिग्री में चाप 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 तो खींच ही रहे थे। देखो 90 डिग्री जो होता है, ये धरातल पर 90 डिग्री को सूचित करने के लिए हम लोग बनाते हैं। और ध्यान से देखिए, तो एक बॉक्स हम यहाँ पर बनाए हैं, इस बॉक्स को हम अपनी भाषा में कहते हैं वर्ग। जैसे आपको हमने कहा कि बहुभुज में सबसे शुरुआती बिंदु होता है त्रिभुज, इसी तरीका से इसका अगला सदस्य बनेगा चतुर्भुज। और चतुर्भुज में भी यदि आप घुसिएगा तो सबसे यूनिक फिगर कोई निकल के आता है, तो उसको कहते हैं हम स्क्वायर या फिर वर्ग। हम यहाँ पर वर्ग की आकृति बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जब भी आपको कहीं भी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करना होता है
तो वहाँ पर एक वर्ग की आकृति बनाते हैं, जबकि अन्य कोई भी कोण बनाना होगा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप चाप की ही लंबाई को खोजते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक में आपका स्पष्ट हो गया होगा। कभी भी कोण के पहले प्लस चिन्ह या फिर माइनस चिन्ह रहेगा तो उसका अर्थ क्या होता है आप लोग बता सकते हैं। टॉपिक्स हमारा एकदम स्पष्ट है, त्रिकोणमिति यानी कोणों का मापन हम सीखने जा रहे हैं। अब ध्यान से हमें समझना यह है कि कभी भी अगर आप त्रिभुज बनाइएगा, जैसे मान लीजिए कि यही मेरा त्रिभुज हमने बना रखा है, इस त्रिभुज को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ बातें यहाँ पर स्पष्टतः दिखाई देगी। मैं थोड़े समय के लिए इसको हटा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये सारी बातें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जब भी आप त्रिभुज बनाएंगे तो आपको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई क्या दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है इसको हमने 90 डिग्री सूचित कर दिया है। थोड़ी सी भुजाओं की नामकरण करना भी हमें यहाँ पर जरूरी होगा। देखिए भाई, 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजा होती है उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कर्ण। कर्ण, ये जब भी आपको दिखाई देगा आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिएगा, इसको हम कहेंगे कर्ण। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको एच से सूचित किया है। इन दोनों में से कोई भी भुजा आपको का नामकरण करना होगा। तो चूंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो अपने हिसाब से हम डिजाइन तैयार करेंगे, कोण का मान देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो आप लंब और आधार किसी को भी बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसको आप चाहें तो आधार बोल दीजिए, इसको यदि आप चाहें तो लंब बोल दीजिए। लेकिन शर्त है यहाँ पर, शर्त यह है कि आपको कोई ना कोई कोण फिक्स कराना होगा। चूंकि त्रिकोणमिति में कोणों का मापन हम सीख रहे हैं तो कोई ना कोई एक कोण फिक्स कराना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस कोण को फिक्स करा दिया, तो ऐसी स्थिति में इसको आप नाम क्या देंगे, आधार, और इसका नाम क्या देंगे, लंब। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई अगर इसी में थोड़ा सा हम स्पष्ट करवा दें कि मान लो कि चित्र यही रहे, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला मेरा कर्ण बन जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब की बात कोण का मान यहाँ पर हम सेलेक्ट करें, कोण का मान यहाँ निर्धारित करें, तो याद रखिएगा ये आपका बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा आपका लंब। कारण कि देखो, जो कोण होता है, जो एंगल होता है, वो हमेशा कर्ण और आधार के बीच में ही रहेगा, ये शर्त है। ये शर्त हमेशा याद रखिएगा, आधार और कर्ण के बीच में ही आपको कोण को लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई इसको क्या सूचित भी तो करना पड़ेगा, डिनोट भी तो करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल करना पड़ेगा। कोण को सूचित करने के लिए, कोण को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि थीटा लिख देंगे, कभी अल्फा लिख देंगे, कभी बीटा लिख देंगे, कभी गामा लिख देंगे। समझ गए बात को? इस तरीका से आप किसी सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अगर अल्फाबेट यदि आपको लिखना है तो कैपिटल लेटर हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल लेटर जैसे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ऐसे कैपिटल लेटर में हम प्रयोग करेंगे। कैपिटल लेटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। या तो किसी सिंबल से आप करा लीजिए या फिर आप किसी कैपिटल लेटर से करा लीजिए, कोई समस्या होने वाली नहीं। जैसे मान लो कि मैंने सिंबल ही लिख दिया, इसको थीटा बना दिया, तो अगर मान लीजिए कि इसको यदि हम थीटा बना देंगे, यहाँ पर अगर थीटा बना देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि थीटा वहीं पर लाई करेगा जहाँ पर आधार और कर्ण आपस में मिलेंगे। आधार और कर्ण जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर थीटा आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बात आती है कि ठीक है भाई, तो यहाँ पर थीटा बना तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। यानी कहने का मतलब है कि चित्र में आधार और लंब बदलेगा थीटा के अनुसार, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण अपनी जगह पर रहेगा। यानी हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू ये वैरी करेगा, किसके अनुसार, तो थीटा के अनुसार। यहाँ तक अगर आपको जानकारी है, अगर समझ में आ गया तब तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम रिसर्च की तरफ। तो चलिए एक कोई फिगर को हम पकड़ लेते हैं, इस फिगर को हम कुछ देर के लिए हटा देते हैं, एक ही फिगर पर हम रिसर्च कराएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है भाई। तो देखो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, थीटा यानी कोण का वैल्यू हम दो तरीका से लिख सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड वैल्यू और एक होगा आपका नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू और नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, देखो ऐसा कोई किताब उताब में नहीं लिखा है भाई, इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसको सजाए हुए हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे कि मान लीजिए कि कभी 0 डिग्री दिखाई देगा, कभी आप 30 डिग्री दिखाई देगा, कभी 45 डिग्री का मान दिखाई देगा, कभी 60 डिग्री का मान दिखाई देगा, कभी 90 डिग्री का मान दिखाई देगा। तो क्या कोण इतना ही होता है कि इसके अलावा भी होता है? तो इसके अलावा भी होता है। हालांकि इस पर हम लोग बहुत सारे नियम कानून को साबित करेंगे या फिर और भी नियम कानून बनाएंगे और भी फार्मूला जनरेट करेंगे, इसलिए हम लोग इस पर स्टैंडर्ड वैल्यू में
रखे हुए हैं। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे कि मान लीजिए कि आपका 1 डिग्री हो गया, जैसे 2 डिग्री हो गया, जैसे आगे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि 169 डिग्री हो गया, तो क्या ऐसा नहीं बन सकता? बोले बिल्कुल बन सकता है। इसके लिए हमें कुछ डेटा को याद करना पड़ेगा। इसीलिए हालांकि जो 10वीं कक्षा है ये चूंकि बेसिक कक्षा होती है, और यही कारण है कि आपका नॉन स्टैंडर्ड का वैल्यू फिलहाल के लिए नहीं पढ़ना है। फिलहाल नहीं पढ़ना है। 11th 12th में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, और भी ऊपर यदि आप जाइएगा तो आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप 10वीं कक्षा में त्रिकोणमिति को समाप्त कीजिएगा वहीं से आपका 11th शुरू होगा। जहाँ 11th का आपको त्रिकोणमिति समाप्त होगा वहीं से 12th का शुरू होगा। कहने का मतलब ये तीनों साल में आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा, तब जाके ये पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का एक पैकेज बनता है। हालांकि शुरुआती स्थिति है, तो आप बस ये जानिए कि यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू है और एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू पर ही हम फिलहाल के लिए काम करने वाले। कौन कौन सा है भाई कोण? तो हमने बता दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, और इसी पर हमें रिसर्च भी करना है। हम रिसर्च करेंगे, हम प्रूफ भी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। रटना नहीं है, समझना है ये सारी बिंदुओं। तो फिलहाल के लिए बस इसको संभाल कर रखिएगा कि 2 प्रकार के कोण होते हैं। एक हम अपने श्रेणी में स्टैंडर्ड को नाम देंगे और एक को हम लोग नॉन स्टैंडर्ड का नाम देंगे। स्टैंडर्ड में हमें कौन कौन से कोण को पढ़ना है, नॉन स्टैंडर्ड में कौन कौन से कोण को पढ़ना है। फिलहाल हमें स्टैंडर्ड पर ही काम करना है। तो चलते हम अगले रिसर्च की तरफ। अगला रिसर्च ये कहता है कि मान लीजिए कि आपका जो कोण है, जो त्रिभुज है, कोण पर तो हमने समझा दिया। आपका जो त्रिभुज है आपने निर्धारित कर रखा है कि अगर कभी कोण का मान या फिर यहाँ हो सकता है या फिर आपका कोण का मान कभी यहाँ हो सकता है। यही 2 डिजाइन बन सकते हैं। 90 डिग्री तो भाई अपनी जगह पर फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में आप इनका नामकरण भी तो कर सकते हैं। हमने अभी आपको बताया कि थीटा जो होता है वो हमेशा आधार और कर्ण के बीच में ही होता है। यहाँ पर जैसे इसको थीटा बनाए हैं तो ये बन जाएगा मेरा आधार और ये बन जाएगा मेरा कर्ण। बाकी जो बन गया भुजा उसको आप अपने हिसाब से लंब घोषित कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसी को आपको मन करे तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस आपको जैसे डिजाइन करना है कर लीजिए। हम इसको भाई सिंपल सा एक सिंबल के द्वारा सूचित कर देते हैं। जैसे हाइपोटेनस है तो इसको हमने एच से सूचित कर दिया, आधार यानी बेस यानी बी से सूचित कर दिया। इसको हम मान लीजिए कि लंब है तो इसको हमने मान लीजिए कि हमने परपेंडिकुलर यानी पी से सूचित कर दिया। यहाँ पर भी यदि आप ध्यान दीजिए तो कर्ण को हमने एच से सूचित कर दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर आपका बेस हो गया। याद रखिएगा बेस और हाइपोटेनस के बीच में ही थीटा का वैल्यू लाई करेगा। ध्यान से देखिए तो आपको पूरे चित्र में या तो इस चित्र को उठा लीजिए चाहे इस चित्र को उठा लीजिए, आपको चित्र में 3 ही भुजाएं दिखाई दे रही और तीनों भुजाओं का नाम दिखाई दे रहा है। क्या भुजा पर रिसर्च नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। भुजा पर रिसर्च कैसे होगा? भुजा पर रिसर्च कैसे होगा? हमें देखिए भुजाओं का अनुपातिक मान खोजना होगा। भुजाओं का अनुपात, मान लीजिए कि कभी अगर हमें कर्ण का और लंब का अनुपात निकालना पड़ जाए, कभी कर्ण का या फिर आधार का अनुपात निकालना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं अनुपात क्या है? तुलनात्मक अध्ययन है। किसके बीच में? तो 2 राशियों के बीच में। 2 राशि यहाँ पर भुजा का काम कर रही है। आप किसी भी 2 भुजाओं को आपस में पकड़ लीजिए और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए, आपको एक अनुपात निकल के आ जाएगा। तो बारी बारी से इसको अनुपातिक रूप से लिखने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल तो बनाना पड़ेगा ना। अब सिंबल क्या बनेगा? तो उसी के लिए हम लोग अपनी भाषा में उसको हम नाम देते हैं क्या भाई? फंक्शन, फलन। फलन यानी फंक्शन। फंक्शन देखो ध्यान से, ये क्या काम है? दो राशियों के बीच में, राशि कौन है यहाँ पर? तो भुजा है। 2 राशियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन को ही हमने यहाँ पर फलन का नाम देंगे। फलन यदि आप ध्यान से देखिएगा तो 3 प्रकार के मुख्य फलन होते हैं। कौन कौन भाई? तो एक का नाम है साइन थीटा, दूसरे का नाम है कॉस थीटा, तीसरे का नाम है टैन थीटा। ये 3 ही फलन होते हैं, इसके अलावा कोई मुख्य फलन नहीं है। बाकी जो है उसको डिराइव्ड फलन कहते हैं, मैंने व्युत्पन्न फलन, उसको हमने निकाला है अपनी भाषा में। जैसे साइन से हम निकाल लेंगे किसको? कौशिक को, कौशिक थीटा। इसी तरीका से कॉस को निकाल लेंगे हम किससे भाई? तो हम लोग सेक थीटा। इसी तरीका से अगर हम चाहें तो टैन से निकाल लेंगे किसको? तो कॉट थीटा। टोटल अगर बात करें तो फलन होते हैं 6 प्रकार के। नाम केवल याद रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें हम ऐसे ही आपको स्पष्ट करा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं। अभी केवल नाम, आप थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन थोड़ा सा परेशानी और कुछ नहीं है। नामकरण है तो नाम याद कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। मुख्य रूप से इससे हम लोग निकालेंगे, साइन से निकालेंगे कॉसेक को, कॉस से निकाला सेक को और टैन से निकाला कॉट को, बाकी तो कुछ है नहीं।
यहाँ तक जैसे ही आपका रिसर्च आगे बढ़ जाएगा, अब बारी बारी से एक एक चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, कभी कभी आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि देखो साइन थीटा, क्या इनके बीच में गुना का चिन्ह लगा है? बोले ना 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 ना, गुना का चिन्ह नहीं है। साइन के बगल में जब तक कोई कोण का मान, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर थीटा, ए बी, अगर आप ऐसे नहीं लिखिएगा, जैसे ए ही लिखना है तो कैपिटल, मैंने पीछे ही बता रखा है कि कोण को व्यक्त करने के लिए या तो किसी सिंबल का प्रयोग कर लीजिए, या तो स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग कर लीजिए, या फिर नॉन स्टैंडर्ड है तो नॉन स्टैंडर्ड का ही प्रयोग कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो सिंबल में अगर चाहते हैं तो आप वहाँ पर अल्फ़ाबेट ही अगर लिखना चाहते हैं तो कैपिटल में लिख लीजिए। इस तरीका से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें कभी भी याद रखिएगा, बीच में गुना का चिन्ह नहीं है। ये जब भी है तो एक साइन के बगल में जब थीटा यानी एंगल का मान जुड़ेगा, ये एक अर्थ देगा। अगर जब तक एंगल का मान नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। इसीलिए ये अर्थ देगा, और अर्थ देने के लिए ही हम लोग यहाँ पर कोण का मान लिखते हैं। तो ये बीच में गुना का चिन्ह आपको मिलेगा 10वीं कक्षा में, जब 8.1 जब आप टॉपिक की शुरुआत करिएगा तो वहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स में आपको ये मिलेगा, मिलने वाला है, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीका से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो साइन के बगल में जब तक थीटा नहीं आएगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। इसीलिए हम लोग साइन थीटा को साथ में लिखेंगे। और ये याद रखिएगा, इनके बीच में कभी भी गुना का चिन्ह नहीं है। ये अपने आप में एक फंक्शन का एक महत्व है, फंक्शन को हम लोग यहाँ पर व्यक्त करेंगे। अब एक एक फंक्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़, ये कौन सा ज्ञान है भाई। तो देखो, सबसे पहले हम साइन की ही बात कर लेते हैं। साइन थीटा जो होता है, जब आप कभी भी समकोण त्रिभुज बनाएं तो आपने अभी स्पष्ट कर लिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, मान लो कि ये मेरा थीटा है, ये बन जाएगा मेरा लंब, ये बन जाएगा मेरा आधार, और ये बन जाएगा मेरा कर्ण। क्योंकि आप जानते हैं कर्ण और आधार के बीच में ही थीटा लाई करता है, थीटा का मान लिखते हैं हम। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो साइन थीटा है, ये लंब और कर्ण का जो मान होगा, यानी इनके भुजाओं का जो मान है, इसके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करवा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन यानी रेशियो बताएगा उसका, तुलना करवा रहा है, तुलना। इसी तरीका से अगर कॉस की बात करें तो कॉस जो थीटा होता है वो आधार और कर्ण के बीच में तुलना करवा रहा है। टैन की यदि हम बात करें तो टैन जो होता है भाई, वो लंब और आधार के बीच में तुलना करवा रहा है। ये तीन तो मेन फलन हो गए ना, तीन ही तो निकालना है आपको। तो ठीक है, तीन और निकाल लेते हैं। जैसे साइन से हम निकाल लेंगे किसको भाई, कौशिक थीटा को। कॉस से हम किसको निकाल लेंगे, सेक सेक थीटा को। और टेन से निकाल लेंगे किसको, कॉट थीटा को। निकालने का क्या मतलब है भाई, ये व्युत्पन्न है, मतलब जो उल्टा उल्टा काम करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, लंब और कर्ण है ना, इसको उलट दो, उलट दो, उलट दोगे तो क्या बन जाएगा, कर्ण चला जाएगा ऊपर, लंब आ जाएगा नीचे। यानी कर्ण का मान चला गया ऊपर, लंब का मान आ गया नीचे, और साइन से क्या निकल जाएगा, कौशिक, कौशिक थीटा। इसी तरीका से इसको उलट दो, उलट दो, उल्टोगे आप तो क्या मिलेगा, कर्ण का मान चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा आधार का मान। और चूंकि कॉस से क्या निकल गया है, सेक, तो लिख दो यहाँ पर सेक थीटा। इसी तरीका से इसको भी उलट दो, आप उलट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आधार का मान चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका लंब का मान। और ये चूंकि टेन से हमने किसको निकाल लिया, कॉट को, लिख दीजिए यहाँ पर कॉट थीटा। टोटल मिला के छो के छो फलन को हमने लिख दिया है। बच्चा को याद करने में बड़ा समस्या है भाई, याद करने में कोई टेंशन नहीं, हम याद करा देते हैं, अभी याद करा देते हैं। देखो, एक ट्रिक के माध्यम से अगर हम चाहें तो है बहुत सारा ट्रिक, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपको मजाक मजाक में आप सीख जाइएगा, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। इसको हमने हाइपोटेनस कहा था भाई, इसको हमने क्या कहा था, बेस, और इसको हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर। यानी लंब का मान परपेंडिकुलर पी से सूचित किया है, आधार यानी बेस डी से सूचित किया है, और कर्ण यानी हाइपोटेनस मतलब एच से सूचित किया है। कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य फलन आपको याद है ना, साइन कॉस टेन, ये तीन हमेशा याद रखिएगा, साइन कॉस टेन। बात आती है याद कैसे करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का नाम सुने हो, नहीं सुने हो, क्या बात करो भाई, पाकिस्तान बड़ा भूखमरी चल रही है, उसमें भूखा भी है और बेचारा प्यासा भी है। पाकिस्तान भूखा भी है और प्यासा भी है, लेकिन हम लोग का बाबू हिंदुस्तान जो है वो एकदम हरियर है, हरा है, अब भरा हुआ भी है, नहीं है, क्या बात करें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, काम खत्म।
देख रहे भाई, हमने कहा था मुख्य फलन तीन ही होता है, साइन कॉस टेन। देखो फॉर्मूला निकाल लिए हम लोग। कैसे निकाल लिए? तो यहाँ पर आप देखिए पी नीचे लिख दो। आप चाहें तो यहाँ से आप बाकी जो फंक्शन है उसको निकाल सकते हैं, या फिर केवल तीन ही डेटा याद कीजिएगा, आपको बाकी जो तीन डेटा आपको याद रहेगा। कुछ नहीं करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? दो राशियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन फंक्शन के रूप में व्यक्त हो रहा है, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, या फिर इन्हीं से डिराइव्ड कोई फंक्शन है, जैसे कि साइन से बना दिया कॉसेक को, कॉस से बना दिया सेक को, और टैन से बना दिया कॉट को। सारे के सारे फंक्शन तो दिखाई ही दे रहे हैं। यहाँ तक तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। है समस्या तो बताइए, हमें नहीं उम्मीद है कि समस्या होनी चाहिए। साइन कॉस टैन, बस ये तीनों का आधार बना के चलिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक फंक्शन के फॉर्मूला को समझ चुके हैं। आपने देखा कि सबसे पहले हमने एक त्रिभुज के बारे में व्याख्या दिया, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज का नामकरण कैसे करते हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि उसी त्रिभुज में से एक यूनिक त्रिभुज, यानी जिसको हमने समकोण त्रिभुज का नाम दिया था, उसको हमने बाहर निकाला और उससे एक मैथमेटिक्स का नया ब्रांच शुरू किया जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हमने देखा आधार, लंब, कर्ण को पहचानने का तरीका। फिर हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर फंक्शन को व्यक्त करते हैं, फंक्शन कैसे कैसे काम करते हैं, फार्मूला कैसे लिखते हैं। एगो बचपन से बड़ा एगो फार्मूला हम लोग को प्रचलित है भाई, बचपन से ही इसको सिखाया जाता है कि देख भाई, सामने वाला जो है ये तो कर्ण है, और ये वाला तो आधार है, ये वाला तो लंब है, और तीनों ही भुजाओं के बीच में एक संबंध पाया जाता है जिसको पाइथागोरस साहब ने बहुत पहले बताया था। और संबंध आपको भी याद होना चाहिए। संबंध क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आपके पास तीन राशि है जिसमें से कोई भी दो राशि का यदि हम आपको मान दें, डेटा दें, तो क्या तीसरी राशि आप नहीं बता पाइएगा? बिल्कुल बता पाइएगा, बिल्कुल आप बता सकते हैं। कैसे? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लो कर्ण ही हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ गए बात को? इसी तरीका से कभी लंब का मान निकालना होगा, कभी आधार का मान निकालना होगा। ध्यान बस रखिएगा, दो राशि का मान देगा, तीसरी राशि आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछे या इनडायरेक्ट पूछे, आप उसका मान इस फॉर्मूला के तहत निकाल सकते हैं। तो समस्या हमें लगता है कि आपको नहीं आनी चाहिए। तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक हम रखेंगे, ताकि आपको पता चला कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम फंक्शन किसको कहते हैं, त्रिभुज में किस त्रिभुज को लेकर चलना है, कोण कैसा होता है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कैसे पहचानेंगे, फंक्शन के फार्मूलाज कैसे बनते हैं, पाइथागोरस के थ्योरम यहाँ पर कैसे काम करेंगे, ये तमाम चीज़ें हमने आज की क्लास में सीख ली है। अगली क्लास, इसमें हम स्टैंडर्ड वैल्यू को प्रूव करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, और इसकी ही चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद से तमाम क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले कक्षा में। जय